हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जो चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम है सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। पहले एक ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम समझेंगे मीनिंग ऑफ सप्लाई कि इकोनॉमिक्स में सप्लाई किसे कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई। उसमें आएगा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड ऑल्सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई। फिर सप्लाई फंक्शन, देन अगेन जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, यहाँ पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। उसमें मीनिंग, रिजर्व प्राइस, लॉ को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, assumptions, रीजंस एंड एक्सेप्शंस ऑफ लॉ। फिर पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई, कॉजेस दैट लीड्स टू चेंज इन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उसमें आ जाएगा मीनिंग, मेजरमेंट, डिग्री एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी। तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करते हैं। एक एक करके देखते हैं सबका मतलब क्या हो। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सप्लाई। ठीक है, मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई refers to the quantity of commodity which a seller is prepared to sell at a given price during some particular time. Very important। और ये डेफिनेशन का देखो, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। तो सप्लाई रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। सबसे पहले कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ सेलर इज प्रिपेयर्ड टू सेल, यानी सेलर कितना बेचने के लिए राजी है। जरूरी नहीं है कि अगर उसके पास 100 पीस है तो वो पूरा 100 पीस बेचने के लिए राजी हो, नहीं। कभी कभी होता है कि सेलर के पास 100 पीस है बट ही इज ओनली रेडी टू सेल 60 यूनिट्स। ठीक है, हाउ मच द सेलर इज विलिंग और प्रिपेयर्ड टू सेल। अब सेलर कितना क्वांटिटी सेल करने के लिए राजी है वो किस पे डिपेंड करेगा, एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट कि उस गिवन प्राइस में और उस पर्टिकुलर समय वो सेलर कितना बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, जैसे सेलर के पास मान लो 100 यूनिट्स हो, तो हो सकता है अगर मैं उसे 50 रुपया पर यूनिट ऑफर करूं तो वो बोलेगा कि मैं सिर्फ 40 यूनिट्स बेचूंगा, उससे ज्यादा नहीं बेचूंगा, आई वोंट सेल मोर देन दैट। बट हो सकता है अगर मैं उसको बोलूं ठीक है चलते को 80 रुपीज ऑफर करता हूँ पर यूनिट, तो बोलेगा 80 रुपीज करके देंगे तो ले लीजिए, पूरा का पूरा 100 यूनिट ले लीजिए। तो यानी एट अ पर्टिकुलर प्राइस हाउ मच इज द सेलर विलिंग और प्रिपेयर्ड टू सेल। ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, जिस समय का मैं बात कर रहा हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग टू हिम इन 2020, तो 2020 में 50 रुपए में वो 40 यूनिट्स प्रिपेयर्ड है। तो यानी व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, 40 यूनिट्स। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, प्रोड्यूसर्स में ऑफर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। बोल रहे हैं जो सेलर लोग होते हैं वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी ऑफर कर सकते हैं सेल करने के लिए। Therefore, it can also be defined as a schedule of quantities that will be offered for sale at various prices. इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं, it is a schedule of quantities that will be offered for sale at various prices. Three things must be noted in this regard. अब तीन चीजों का ध्यान रखना होगा हमें इसमें। क्या क्या है, सबसे पहला, सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। डिजायर्ड यानी जितना सेलर का मन होगा वही, दैट इज इंटेंडेड सप्लाई। हाउ मच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एंड नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जन इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं। यहाँ सप्लाई का मतलब ये नहीं हो रहा है कि उसने एक्चुअली कितना पीस बेचा। यहाँ बात हो रहा है कि वो कितना पीस बेचने के लिए तैयार है। 100 पीस में से अगर मैं काउंटर में 40 पीस लगा के रखा हूं, इसका मतलब आई एम विलिंग टू सेल 40 यूनिट्स फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर टाइम। हो सकता है बाय द एंड ऑफ द डे सिर्फ 25 यूनिट्स बिक्री हुआ। तो कितना बिक्री हुआ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना हम बेचने के लिए तैयार हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सप्लाई। ठीक है,
सप्लाई ऑलवेज हैज इट्स रेफरेंस टू प्राइस। सप्लाई का जब भी बात करेंगे तो हमेशा प्राइस को रिफर करके बात करेंगे कि किस प्राइस में कितना यूनिट देने के लिए तैयार है। जस्ट एज डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज ऑलवेज एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द प्राइस। यानी जैसे हम लोग जब भी डिमांड का बात करते हैं तो भी हम लोग प्राइस को रिफर करते हैं कि कितने प्राइस में या किस प्राइस में कितने यूनिट का डिमांड है। तो वैसे जब हम सप्लाई का भी बात करेंगे तो यही बात करेंगे कि किस प्राइस में कितना यूनिट सप्लाई करने के लिए वो तैयार है। ठीक है। सिमिलरली सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज ऑलवेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। नंबर 3, लाइक डिमांड सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो जिस तरह से डिमांड है सप्लाई भी फ्लो कंसेप्ट है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो कंसेप्ट? अब इकोनॉमिक्स में दो टर्म आएगा, एक होता है फ्लो कंसेप्ट, एक होता है स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब होता है एनी पर्टिकुलर डे में आप उसे काउंट कर सकते हो। ठीक है। कि जैसे गोडाउन में मेरे पास कितना स्टॉक है, तो गोडाउन में जो स्टॉक है वो फ्लो नहीं हो रहा है, वो पड़ा है वहीं। तो आई कैन एनी डे गो टू गोडाउन काउंट इट कि मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक है। बट सप्लाई जो है वो क्या है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। ठीक है। यहां से नहीं तो वहां से, वहां से नहीं तो यहां से, सप्लाई रुक नहीं रहा है, इट्स अ चेन। तो अगर मुझे बोलना होगा, सपोज मैं 31 मार्च को रात को 11 बजे बोलता हूँ कि 10 पीस सप्लाई हो रहा है, तो हो सकता है 12 बजे तक वो 10 की जगह 15 हो जाए। तो इससे फ्लो कंसेप्ट। ठीक है। तो therefore supply refers to the amount which producers or sellers are willing to sell during a specified period of time, per day, per month और per annum। इसीलिए क्या है सप्लाई, क्योंकि ये फ्लो कंसेप्ट है, हमें बताना पड़ेगा कि जो जब हम सप्लाई का बात कर रहे हैं तो वो पर मंथ पे बात कर रहे हैं। सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सैलरी है, तो सैलरी नॉर्मली हम लोग किस तरह से बात करते हैं, पर मंथ के बेसिस कि आई अर्न 20,000 ना, वी अज्यूम कि 20,000 पर मंथ। पर अगर कोई इस टॉपिक पे कंफ्यूज हो जाए कि आई अर्न, सपोज कोई बोले आई अर्न 3 lakhs, तो 20,000 का तो कहीं ना कहीं हम लोग समझ जाते हैं कि पर मंथ ही होगा, है ना, पर ईयर नहीं होगा। पर अगर कोई बोलेगा आई अर्न 3 lakhs, तब हम क्या बोलेंगे? तब पूछना पड़ेगा उससे, भाई 3 lakhs पर मंथ या पर ईयर, क्या बोलना चाह रहे हो, है ना। तो जब तक हमें ये नहीं पता चले कि सैलरी जो है वो पर मंथ है कि पर वीक है कि पर ईयर है, तब तक देयर इज अ कंफ्यूजन, नो क्लियरिटी इज देयर। उसी को बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट। तो सप्लाई में भी जब हम बात करेंगे तो विल टॉक इन टर्म्स ऑफ कि सप्लाई आप करोगे कैसे, पर मंथ, पर ईयर, पर डे। ठीक है। तो उस तरह से हम लोग सप्लाई का भी बात करते हैं। Economists sometimes distinguish between supply and quantity supply. इकोनॉमिस्ट लोग कभी कभी इस बात में डिस्टिंग्विश करते हैं कि सप्लाई क्या था और क्वांटिटी सप्लाइड क्या था। अकॉर्डिंग टू देम सप्लाई रिफर्स टू द होल सेट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी offered for sale at various possible prices, whereas quantity supplied refers to the specific quantity of a commodity offered for sale at a particular price। अब यहाँ पर बोल रहे इकोनॉमिक्स लोग कभी कभी दो चीज अलग अलग मानते हैं और उसके वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। बट लेट्स अंडरस्टैंड वो बोलना क्या चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि जब हम लोग सप्लाई बोलते हैं, सप्लाई, तो इसका मतलब होता है होल सेट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। होल सेट ऑफ क्वांटिटीज मतलब ये हो गया कि सपोज 20 रुपए में मिस्टर ए को सेलर बोल रहा है आप 30 यूनिट्स ले लो, आई एम रेडी टू सप्लाई। पर मिस्टर बी को बोल रहा है आई विल सप्लाई यू 40 यूनिट्स, सेम प्राइस, सेम टाइम, सेम टाइम सेम प्राइस पे मिस्टर ए को वो 30 यूनिट्स ऑफर कर रहा है, मिस्टर बी को वो 40 यूनिट्स ऑफर कर रहा है। तो जब मैं सप्लाई, ओवरऑल सप्लाई का बात करता हूँ तो आई विल से कि 20 यूनिट्स, 20 रुपीज में 70 यूनिट्स कैन बी सप्लाई। पर जब वो क्वांटिटी सप्लाइड का बात करता है तो क्या लिखा है देखो इधर, क्वांटिटी सप्लाइड रिफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी offered for sale at a certain price। specific वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। ठीक है। तो मैं मिस्टर ए को सिर्फ 30 यूनिट्स देने के लिए शायद तैयार, तो स्पेसिफिक क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ सर्टेन प्राइस। डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। सप्लाई और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है?
Supply should be carefully distinguished from stock. Stock is the total quantity of a commodity that can be brought into the market for sale in a short notice. स्टॉक का मतलब सिंपल सा बात यह है कितना सामान ऐसा है जो मेरे गोडाउन में पड़ा है और जरूरत पड़ने पे मैं उसको तुरंत अपने शोरूम में या अपने दुकान में लाके उसको बेच सकता हूँ। कितना मेरे गोडाउन में रेडी प्रोडक्ट्स पड़े हैं, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है। इट दस इंडिकेट्स द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेल, यानी मैक्सिमम आप कितना यूनिट सेल कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट नोटिस, at a short notice by a firm or by an industry. It consists of unsold stock of the previous period and current production. तो जब हम स्टॉक का बात करते हैं तो क्या है, हम लोग जैसे अकाउंट्स में बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस करंट जितना हमने प्रोड्यूस किया। तो मान लो पिछले साल का मेरे पास 100 यूनिट था, 800 यूनिट हमने और करंटली प्रोड्यूस किया, तो मेरे गोडाउन में आज कितना है 900 यूनिट। तो दिस इज माय स्टॉक। इतना जरूरत पड़ने पर इतना यूनिट्स में शॉर्ट नोटिस में सप्लाई कर सकता हूं, बट मैं करूंगा कि नहीं दैट इज अ डिफरेंट चीज। दिस इज व्हाट आई कैन डू, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, however to know एग्जैक्ट स्टॉक पोजीशन, पर अगर एग्जैक्ट स्टॉक पोजीशन हमें अगर पता करना है तो फिर क्या तरीका है, अनसोल्ड स्टॉक प्लस करंट प्रोडक्शन माइनस करंट सेल। जैसे हम लोग बात कर रहे थे 100 यूनिट पहले से था, हमने 800 यूनिट बनाया, 900 यूनिट हो गया, पर करंटली ऑलरेडी अगर हमने 100 यूनिट बेच दिया है तो हमारे पास सिर्फ 800 यूनिट्स बचा है। तो दिस इज माय स्टॉक 800 यूनिट। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई ऑन द अदर हैंड इंप्लाइज द क्वांटिटी व्हिच इज एक्चुअली ब्रॉट टू द मार्केट। तो यानी मेरे पास अगर गोडाउन में 800 यूनिट बचा है अभी वाले एग्जांपल के हिसाब से, तो उसमें से अगर मैं 400 यूनिट्स लेके अपने दुकान पे आता हूँ एंड आई एम विलिंग टू सेल दोस 400 यूनिट्स, तो उसको बोलते हैं सप्लाई। ठीक है। तो व्हिच इज एक्चुअली ब्रॉट टू द मार्केट, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्चुअली ब्रॉट टू द मार्केट। We know that generally a producer does not offer whole of its stock for sale। ये हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि कोई भी प्रोड्यूसर अपना पूरा स्टॉक एक बार में सेल पे नहीं लगाता है एट अ गिवन प्राइस। वो देखता है कि वेट करो थोड़ा प्राइस और बढ़ेगा तो और बेचेगा। सप्लाई thus refers to the part of stock, इसीलिए सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक which a seller is prepared to sell at a given price। For instance, a farmer has produced 400 quintals of wheat during a given period. Further, suppose the prevailing market price of the wheat is 800 per quintal, at which he is prepared to sell only 200 quintals। उसने बनाया कितना था, 400 quintals of wheat बनाया, पर मार्केट में उसको अगर रेट सिर्फ 800 रुपया पर क्विंटल मिल रहा है तो वो बोल रहा है कि 800 रुपए में मैं पूरा सप्लाई नहीं करूंगा या पूरा सेल नहीं करना चाहता, I want to sell only 200 quintals of wheat। Here the stock of wheat is 400 quintals while supply is 200 quintals। If he sells whole of his stock at the prevailing market price, then supply will coincide the stock। अगर वो पूरा 400 यूनिट बेचने के लिए तैयार है तब स्टॉक इज इक्वल टू सप्लाई। बट जनरली क्या होता है, स्टॉक ज्यादा होता है और सेलर सप्लाई कम करना चाहता है। There will be a depletion in the stock of commodity when its price rises and increase in the stock when the price falls। तो बोल रहा है स्टॉक अब कैसे प्ले करता है, डिप्लीशन स्टॉक, यानी मान लो मेरे पास 800 था, 800 में मैंने 400 सप्लाई कर दिया, तो 400 यूनिट अभी भी है मेरे पास गोडाउन में। अब क्या होता है कि अगर मान लो प्राइस राइज होता है, यानी अगर मार्केट में मेरे को ज्यादा पैसा मिलता है, प्राइस बढ़ गया, तो ऑब्वियसली अच्छा प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि सामान तो पुराने कॉस्ट पे बना हुआ है। और अब प्राइस अगर बढ़ गया मेरा तो आई विल सप्लाई मोर, तो मैं बोलूंगा चल और 300 यूनिट बेचते हैं।
तो आई विल सप्लाई 300 यूनिट्स, तो गोडाउन में स्टॉक कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री गोडाउन में कम हो जाएगा। However, this does not happen in case of perishable goods, वो अलग बात। पर प्राइस अगर फॉल होता है तो क्या होगा? प्राइस अगर फॉल होगा तो लोग बेचना नहीं चाहेंगे, बेचना नहीं चाहेंगे तो गोडाउन में इन्वेंट्री बढ़ के रहेगा, इन्वेंट्री बढ़ा हुआ रहेगा। एकदम सिंपल सा कॉमन लॉजिक है, प्राइस बढ़ा है तो हम ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, क्योंकि हम सप्लाई बढ़ाएंगे तो गोडाउन में स्टॉक कम हो जाएगा। प्राइस घटा है तो हम कम सप्लाई करेंगे, कम सप्लाई करेंगे तो गोडाउन में स्टॉक बढ़ जाएगा। बट ये किस पे लागू नहीं होता है? दिस डज नॉट हैपन इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, जैसे मिल्क, वेजिटेबल, फिश, एग। ये सब में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइस बढ़ा हो या घटा हो हमें ऑलमोस्ट पूरा सप्लाई करना पड़ेगा। मिल्क अगर हम सोचते हैं स्टोर करके रखेंगे तो 1 या 2 दिन में खराब हो जाएगा, वेजिटेबल भी पेरिशेबल खराब हो जाएगा, फिश सड़ जाएगा। तो जो बेचना है आज ही बेचना है। आई कैन नॉट पुट इट इन गोडाउन की चलो देखते हैं 1 महीना बाद जब दाम बढ़ेगा तब एग्स को बेचेंगे। 1 महीना बाद एग्स क्या करेगा, है ना, खराब हो चुका होगा। तो इसीलिए पेरिशेबल गुड्स में ये फंडा काम नहीं करता। The basic difference between stock and supply are shown below. Stock implies the total quantity of commodity that can be brought for sale in the market at short notice, whereas supply denotes the quantity of commodity which is actually brought for sale in the market. ठीक है, तो ये सब तो अभी तक एकदम क्लियर हो गया होगा, तो nothing to explain in this. द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन। देखो जब मैं स्टॉक का बात करता हूं तो स्टॉक उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे गोडाउन में कितना पीस है, तो वहां पर ऐसा तो कोई बात नहीं होता है कि गोडाउन में आई हैव 200 यूनिट्स पर डे या पर मंथ वाला हिसाब स्टॉक के साथ नहीं होता है। स्टॉक के साथ यही होता है भैया अभी गोडाउन में गए, अभी कितना सामान आपके पास, ठीक है। पर जब हम इनकम का बात करते हैं, सप्लाई का बात करते हैं, दीज आर फ्लो कंसेप्ट। तो इनके बारे में जब भी बात करना होता है तो रेफरेंस देना पड़ता है, एम आई टॉकिंग पर डे, पर मंथ, पर ईयर, क्या, ठीक है ना। सो व्हाइल कंसेप्ट ऑफ सप्लाई हैज अ टाइम डायमेंशन, तो सप्लाई का कंसेप्ट में टाइम डायमेंशन है, पर डे, पर वीक, पर मंथ, कुछ भी हो सकता है। The stock enables a firm to take advantage of an unexpected rise in market demand, whereas supply enables the firm to get revenue. अब दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? लोग स्टॉक में सामान को क्यों रखते हैं? स्टॉक में इसलिए रखते हैं कि अचानक से अगर दाम बढ़ जाए तो तुरंत मैं फटाफट सप्लाई करके पैसा कमा सकूं। स्टॉक में होगा ही नहीं तो पैसा नहीं कमा पाऊंगा। सपोज मैं सोचता हूँ नहीं प्राइस को बढ़ने दो, जब प्राइस बढ़ जाएगा तब मैं प्रोडक्शन करना चालू करूंगा। तो प्राइस जब बढ़ जाएगा तब आप प्रोडक्शन करोगे, तब तक तो रॉ मटेरियल का भी प्राइस बढ़ जाएगा, तब तक तो आपका प्रोडक्शन करने में इतना टाइम लग जाएगा कि हो सकता है जब तक प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ फिर प्राइस गिर गया। तो लोग पहले से जब रॉ मटेरियल का दाम कम रहता है पहले से उसको खरीद के स्टॉक करके रखते हैं, और जैसे ही उसका प्राइस बढ़ता है उसका एडवांटेज लेने के लिए तुरंत मार्केट में सप्लाई कर देते, ठीक है। सप्लाई का ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि उसको बेच के हम रिवेन्यू जनरेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं? तो वेरी सिंपल, supply of a commodity depends upon several factors. The important determinants of individual as well as market supply are mentioned below. Factors influencing the individual supply. तो पहले समझते हैं इंडिविजुअल का एक सिंगल बिजनेसमैन क्या क्या चीज को कंसीडर करता है सप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या हो गया? प्राइस। यानी अगर मार्केट में मुझे प्राइस बेसी मिलेगा देन आई विल बी विलिंग टू सेल मोर, ठीक है। देखो अल्टीमेटली बिजनेसमैन का दिमाग से सोचो, वो कोई सामान को 40 रुपए में बना के रेडी कर रखा है, ठीक है। पहले बाजार में 60 रुपए में वो सामान बिकता था, तो उसको कितना कमाई होता था? 20 रुपीज। अब मान लो किसी वजह से मार्केट में सामान का दाम बढ़ के 80 रुपए हो, अब उसको कितना कमाई हो रहा है? 40 रुपीज पर यूनिट, है ना। अब जैसे ही वो देखेगा कि मेरा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऑब्वियसली वो इस चीज का फायदा उठाना चाहेगा और वो तुरंत क्या करेगा? सप्लाई बढ़ा देगा। भैया अभी 80 रुपया में बिक रहा है, जितना बेच सकता है बेच लो, क्योंकि उसे भी पता है कुछ दिन बाद दोबारा से प्राइस 60 रुपया या 70 रुपया के आसपास आ जाएगा, ज्यादा दिन तक ये राइस टिकने वाला नहीं।
देखो कोई भी राइस बहुत दिनों तक टिकता नहीं है ना, अचानक से अगर कोई चीज बढ़ गया है तो वो फिर दोबारा से गिरता है, वो अपने नॉर्मल रेट पे आ जाता है, कभी भी वो लॉन्ग टर्म में वहां पर स्टेबल नहीं होता है ना। तो इसीलिए वो फायदा उठाने के लिए क्या होगा, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगा तो वो उसका सप्लाई बढ़ा देगा, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिरेगा तो वो सप्लाई घटा देगा। देन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी से क्या कनेक्शन है? When the price of all other commodity increases, it becomes more profitable for the producers to produce those commodities. Consequently, the supply of the existing commodity falls and vice versa. Common sense. मेरे को अगर मान लो टी को बेच, सपोज मैं चाय का बिजनेस कर रहा हूँ और चाय के बिजनेस में मेरे को 10 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। पर मैं देख रहा हूँ कि चाय पत्ती के को छोड़ के अगर मैं कॉफी का बिजनेस करूं या सिर्फ चॉकलेट्स को सप्लाई करूं, तो चॉकलेट्स में मेरे को हो सकता है 100 रुपीज पर केजी का बेनिफिट मिले। तो अगर मेरे को दिख रहा है कि भैया जो मेहनत मैं चाय बनाने में और बेचने में कर रहा हूँ, वो मेहनत अगर मैं चॉकलेट्स बना के बेचने में करूँ तो मेरा प्रॉफिट बहुत बढ़ जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली आई विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग चॉकलेट्स एंड आई विल स्टॉप डूइंग दिस बिजनेस ऑफ टी। मैं चाय का बिजनेस बंद करके चॉकलेट का फैक्ट्री डाल लूँ, तो होगा क्या, चाय का रेट में तो कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 10 रेट जो भी था, मान लो रेट था 100 पर केजी, मेरा प्रॉफिट होता था 10, ठीक है। यहाँ पर वो लोग प्राइस के भाषा से समझा रहा है, बट अल्टीमेटली प्राइस रिजल्ट्स इन प्रॉफिट। तो बिजनेसमैन प्रॉफिट के एंगल से देखता है, पर अपने को एज ए स्टूडेंट प्राइस के एंगल से होता है। तो चाय पत्ती का दाम में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो पहले भी 100 पर केजी था, मेरा 10 रुपया प्रॉफिट होता था, आज भी 100 है। पर क्योंकि चॉकलेट्स में मेरे को कमाई ज्यादा हो रहा है, मैं चाय पत्ती का बिजनेस कम कर दिया, यानी सप्लाई ऑफ टी हैज डिक्रीज्ड। तो अदर कमोडिटीज में क्या होता है, अगर अदर कमोडिटीज का प्राइस बढ़ जाए या उसके वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, तो मैं उसे सप्लाई करने लगता हूं और इसको सेक्रीफाइस करने लगता हूं, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट, सॉरी, वो पॉइंट नंबर 2 था प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, ये प्राइस ऑफ रिलेटेड। रिलेटेड का जब भी मैं बात करता हूं तो दो चीज आता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो अगर हम टी और कॉफी का बात करें, तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली आई विल स्टार्ट सप्लाइंग कॉफी, मैं सप्लाई का बिजनेस, कॉफी का बिजनेस करना चाहूंगा, तो टी का सप्लाई क्या होगा, गिर जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा होगा। Suppose the commodity also depends upon the price of related goods, especially the substitute. Producers have always the possibility of shifting from the production of one commodity to the production of another commodity. For instance, a farmer can grow different vegetables on the given piece of land, है ना। एक ही जमीन में फार्मर चाहे तो कोई सा भी वेजिटेबल उगा सकता है। If the market price of peas यानी मटर, मटर का दाम अगर बढ़ जाता है, तो फार्मर विल प्रोड्यूस एंड सप्लाई मोर पीस एट द कॉस्ट ऑफ कैबेज, वो कैबेज उगाना कम कर देगा और मटर उगाना ज्यादा कर देगा, एंड अदर वेजिटेबल्स बाय डाइवर्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ अदर वेजिटेबल्स टू द प्रोडक्शन ऑफ पीस। एकदम कॉमन सेंस। सब्स्टिट्यूट में ज्यादा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में उतना नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स में क्या होता है, सेम सप्लायर नहीं होते, अलग अलग सप्लायर है ना। तो आज अगर कोई गाड़ी और पेट्रोल वाला एग्जांपल ले, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मैं गाड़ी का बिजनेस छोड़ के पेट्रोल बेचने तो नहीं लग जाऊंगा, है ना। तो वो दो एकदम अलग डिफरेंट बिजनेस होते हैं, इसलिए उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। पर सब्स्टिट्यूट में क्या है, काम एक जैसा ही है ना। मेरा तो खेती का काम है, मेरे पास जमीन, मेहनत उतना ही करना, चाहे कैबेज उगाओ चाहे पीस उगाओ। अगर पीस का दाम मार्केट में हाई है, वो मेरे को ज्यादा रेवेन्यू या ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकता है, तो मेरे लिए एकदम कॉमन सेंस का बात है, ठीक है भैया पीस उगाना चालू कर दो, कैबेज को कम कर दो, ठीक है। गोल्स ऑफ द फर्म, फिर होता है गोल्स, ये इंपॉर्टेंट है। दो तरह के स्ट्रेटेजी होते हैं बिजनेस। एक होता है हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, यानी मैं ज्यादा क्वांटिटी में सामान को बेचूंगा, मेरा प्रॉफिट पर यूनिट कम होगा। एक होता है लो वॉल्यूम हाई मार्जिन, मैं कम यूनिट्स बेचूंगा पर एक यूनिट्स में बहुत ज्यादा मार्जिन रखूंगा। बेस्ट एग्जांपल हाई वॉल्यूम लो मार्जिन का एग्जांपल लो मारुति। मारुति का टारगेट ये है कि मैं बहुत सारे कार्स पर ईयर बेचूंगा, ठीक है। उसको बहुत क्वांटिटी में कार को बेचना है और पर कार में उसका कमाई बहुत ज्यादा नहीं है। एक मारुति का ढंग का गाड़ी लेने जाओ तो कितना मिलता है, 8 लाख 10 लाख में मिल जाता है। तो 8 लाख 10 लाख में अगर वो बेचता है तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 5 लाख 6 लाख होता होगा।
है ना, 6-7 लाख होता होगा उसका पर गाड़ी, उसको लाख 1.25 लाख का कमाई होता होगा, तो वो चाहता है वो ज्यादा यूनिट्स बेचे। लो वॉल्यूम का एग्जांपल ले लो तो रोल्स रॉयस हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया। अब ये लोग का क्या है, मेरे को कम यूनिट्स बेचना है, साल में मैं ज्यादा नहीं 50,000 यूनिट ही बेचूंगा, उससे ज्यादा नहीं बेचूंगा, पर एक यूनिट में वो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख प्रॉफिट कमाते हैं एक यूनिट बेच के, क्योंकि वो बिकता ही है करोड़ों में। तो ये सब गाड़ी जो करोड़ों में आता है उसमें मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज वेरी हाई। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स कम होता है। और कुछ बिजनेसमैन होता है नहीं, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा रखना है, मार्जिन चाहे कम। तो गोल्स ऑफ द फर्म पे डिपेंड करता है। अब जो बिजनेस का गोल ये है हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, ऑब्वियसली इसका सप्लाई ज्यादा होगा, ठीक है। और जिसका स्ट्रेटेजी है लो वॉल्यूम हाई मार्जिन, उसका सप्लाई कम है ना। जो बेचना ही कम चाहता है वो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम करेगा, कॉमन सेंस है ना। प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का अगर दाम बढ़ जाएगा तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, है ना। अगर मार्केट में सेलिंग प्राइस वही है पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का दाम बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। अब क्योंकि मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, आई विल सप्लाई लेस। और सिमिलरली अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम कम हो गया पर सेलिंग प्राइस वही है, सेलिंग प्राइस यही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम इतना था, तो दिस वाज डिफरेंस वाज माय प्रॉफिट। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का दाम और कम हो गया तो मेरा प्रॉफिट और बढ़ गया। तो क्योंकि मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, आई विल सप्लाई मोर। फिर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी मेरे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है तो आई कैन सप्लाई मोर। पर अगर मैं ट्रेडिशनल तरीका से हाथ से, मान लो जूता का काम, तो अगर मैं जूता सिलाई कर करके, आदमी के हाथ से सिलाई कर करके बेच रहा हूँ तो मैं ज्यादा सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। वही मेरे पास मॉडर्न मशीन है जहाँ फटाफट 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 जूता बनता जाता है, तो मेरा सप्लाई ज्यादा होगा। फिर आते हैं मार्केट में क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है। सबसे पहला नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, अगर नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ज्यादा आ गए तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगा, कॉमन सेंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस, अगर लगता है कि फ्यूचर में दाम गिरने वाला है तो लोग सोचेंगे जितना बेच सकता है बेचो, तो सप्लाई बढ़ जाएगा। पर अगर लगता है फ्यूचर में दाम और बढ़ेगा तो लोग बोलेंगे वेट करो अभी नहीं बेचना, यानी वो लोग अपना सप्लाई कम करेंगे ताकि और फ्यूचर में दाम बढ़े तब हम सप्लाई करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। फिर टैक्सेस एंड सब्सिडीज, अगर गवर्नमेंट कोई टैक्सेस लगा देता है बिजनेसमैन पे एक्स्ट्रा, तो अगर मान लो एक्स्ट्रा कोई टैक्स लगा दिया, कस्टम ड्यूटी लगा दिया, ये वो है ना तेना लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम होते ही वो सप्लाई भी कम कर देगा। पर अगर गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे देता है, छूट दे देता है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो वो सप्लाई भी ज्यादा करेगा। नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स मान लो कि अगर जैसे किसान लोग का बात करें तो अगर रेनफॉल अच्छा हुआ, उनके पास अच्छी फर्टिलिटी है, सॉइल अच्छा काम कर रहा है, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है, तो वो ज्यादा उगा के ज्यादा सप्लाई करते हैं। पर अगर बारिश नहीं हुआ, अकाल पड़ गया या बाढ़ आ गया, ऐसा कुछ हो गया तो उनका सप्लाई नहीं होगा। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, अगर हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा है, डेवलप्ड है, और लोग इधर से उधर सामान भेज सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई ज्यादा होगा। पर अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो बिजनेसमैन सोचेगा सामान अगर हम ज्यादा बना भी लेंगे तो हम दूसरे शहर तक पहुंचाएंगे कैसे, या दूसरे देश तक पहुंचाएंगे कैसे, तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम करेगा। प्रोडक्शन ही कम करेगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई कम होगी, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर्स होता है जो डिटरमाइन करता है कि सप्लाई कैसे बढ़ता है या कैसे घटता है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि सप्लाई का फंक्शन क्या है, ठीक है। चलो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।